नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज बात होगी उन बड़ी खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। राज की बात में खबरों के साथ साथ हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे की राज की बात। सबसे पहले राज की बात में बात होगी ब्रजमंडल यात्रा की। आखिरकार इस बार निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा में क्या खास रहा, आपको बताएंगे। साथ ही साथ दिखाएंगे कि यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की। साथ ही साथ बात होगी पिछले साल यानी 2023 में यात्रा के दौरान क्यों हिंसा हुई थी और उस दौरान क्या कुछ घटा था। राज की बात में फिर बात होगी नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के आम बजट की। दिखाएंगे इस बार आम बजट में क्या खास रहने वाला है हर किसी के लिए। साथ ही आम बजट में प्रदेश और देश की जनता की क्या उम्मीदें हैं, इसका भी पूरा विश्लेषण रखेंगे आपके सामने अगले आधे घंटे के दौरान राज की बात में। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। बाईस जुलाई यानी सावन का पहला सोमवार। सावन के पहले सोमवार को नूह में एक बार फिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा को निकाला गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई शोभा यात्रा 3 मंदिरों में शिव का जलाभिषेक कर शाम 5 बजे संपन्न हुई। इस बार की शोभा यात्रा में कई जिलों और राज्यों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। साधु संतों की देखरेख में निकाली गई यात्रा में अनोखी मिसाल भी देखने को मिली है। क्या है वो अनोखी मिसाल, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन की शुरुआत होते ही भगवान भोलेनाथ के लिए यात्रा और जलाभिषेक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। सावन के पहले सोमवार को जहां लोग मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, तो दूसरी ओर हरियाणा के नल्हड़ में बने शिव मंदिर में जलाभिषेक से पहले यात्रा निकालते हैं। हर साल इस यात्रा में कई हजार श्रद्धालु भाग लेते हैं, लेकिन पिछले साल हुई हिंसा के कारण इस बार यात्रा को सफल बनाना लोगों का मकसद रहा। सावन के पहले सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर से हुई। इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग नल्हड़ नलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर यात्रा की शुरुआत की गई। नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। नलेश्वर मंदिर में यात्रा के दौरान सूर्या समाज की टीम भी मौके पर रही। नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या देखते ही बन रही थी। नूह के नल्हड़ मंदिर पर इस समय हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भगवान महादेव के दर्शन करने ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और भगवान महादेव से अपनी अपनी मनोकामना चाहते हैं। मनोकामना में क्या चाहते हैं ये इनसे बात करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके का माहौल इस समय नल्हड़ के मंदिर पर नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुबह से भक्तों का ये तांता इसी तरीके से यहाँ चल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भगवान महादेव के दर्शन हो, सावन का पहला सोमवार और शुरुआत यहाँ से हो, जलाभिषेक की शुरुआत यहाँ से हो। और तमाम लोगों को जब आप देखेंगे तो हर हर महादेव बम बम भोले का शोर आपको नजर आएगा। कुछ लोगों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। आज मेरे लिए आनंद की कोई सीमा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं और इसी खुशी में देशवासियों को सबको एक संदेश देना चाहता हूं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर में जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई तो भगवान शिव के भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप, बम भोले के नारे और भक्तों पर फूलों की वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। जलाभिषेक यात्रा के अंदर किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस है जिसमें श्रद्धालु जलाभिषेक यात्रा करने के बाद अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और इनका स्वागत किस तरीके से किया जा रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। किस तरह से फूलों से इनका स्वागत हो रहा है। इलाके की तमाम महिलाएं, जो रास्ते जो गांव बीच में पड़ते हैं उन इलाकों की महिलाएं
यहाँ पहुंची हुई हैं, स्वागत कर रही हैं। तमाम लोगों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ढोल बाजों के साथ ये जो दर्शनार्थी पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, इन श्रद्धालुओं का स्वागत फूल मालाओं के साथ तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ ढोल बाजों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। और हाथों में फूल भरे हुए हैं और फूल भरने के साथ साथ ये स्वागत करते हुए नजर आते हैं कि ये ढोल बजाते हुए तो तस्वीरें जो है ना, ये इस मेवात की यात्रा में आपको देखने को मिलेगी। ढोल बज रहा है, इसके अलावा बात करें बैंड बज रहा है, यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं। ढोल की आवाज सुनो। किस तरीके से यात्रा का स्वागत करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें एक देखिए, किस तरह से खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है। यात्रा का स्वागत करने के लिए इलाके के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें मेवात में आज देखने को मिल रही हैं, नूह में देखने को मिल रही हैं, जलाभिषेक यात्रा में देखने को मिल रही हैं। अभी तस्वीरें और भी हैं, तो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे। शिव भक्तों का जोश यात्रा के दौरान काफी उत्साह पूर्वक देखने को मिला। नलहड़ से शुरू हुई ब्रजमंडल की यात्रा आगे बढ़ी तो फिरोजपुर झिरका पहुंची, जहां पर झिर मंदिर में भगवान भोले के भक्तों ने जलाभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। यात्रा का अगला पड़ाव झिरकेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि फिरोजपुर झिरका में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो मंदिर की प्रबंधन समिति से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि लंबी लाइन आपको यहाँ नजर आएगी। ये वो भक्त हैं जो कि लगातार भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं। और माना जाता है, इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि जब पांडव विराटनगर जा रहे थे तो महाराज युधिष्ठिर ने झिर पर मंत्रों के आह्वान से शिवलिंग को प्रकट किया। और बाद में पंडित जीवनलाल शर्मा थे जो कि तहसीलदार थे फिरोजपुर झिरका के। शिवरात्रि का दिन, पहला दिन, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको हम करा रहे हैं लगातार। झिरकेश्वर महादेव जी के दर्शन हम आपको कराते हैं कि यहाँ तमाम लोगों की आस्था का प्रतीक जो है ये आपको यहाँ नजर आएंगे। तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं। किस तरह का उत्साह सुबह से आ रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया जी, बहुत आनंद आ गया। जिस हिसाब से पिछली बार जो थोड़ा आतंकवाद हमला हुआ था, जो कुछ करा था, उससे बहुत अच्छा करा इस बार। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही हमारी एकता बनी रहे। एक बार आप भी झिरकेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए और बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के बाद ब्रजमंडल की शोभा यात्रा पहुंची पुन्हाना के श्रृंगार गांव, जहां पर लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक किया और श्रृंगार गांव के श्रृंगेश्वर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया। इस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर भव्य स्वागत की तस्वीरें भी देखने को मिली। नूह से दीपक गौतम, सूर्य समाचार। राज की बात यह कि इस बार इस ब्रजमंडल की शोभा यात्रा का कहीं भी विरोध देखने को नहीं मिला। नूह जिले के 3 मंदिरों में जलाभिषेक के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस यात्रा पर फूलों की वर्षा भी की। नूह के नलहड़ गांव से निकाली गई शोभा यात्रा काफी चर्चा में रही। साल 2023 में इस यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात रखा। यात्रा के दौरान किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली रही, वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। नूह जिले के नल्हड़ गांव से शुरू हुई ब्रजमंडल शोभा यात्रा कई मायनों में अहम रही। 2023 में हुई हिंसा के बाद इस यात्रा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिनको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। नूह जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस की ओर से भारी बैरिकेडिंग की गई। चेकिंग पोस्ट बनाकर वाहनों की गंभीरता से जांच की गई। नूह में यात्रा के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, इस बार की ब्रजमंडल यात्रा को सफल कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी, वाहनों की चेकिंग और ड्रोन से यात्रा पर नजर रखी गई। पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों पर भगवा रंग के पट्टे और झंडे लगाए गए। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाया गया। गुरुग्राम में पुलिस के क्या इंतजाम थे, इसका जायजा लिया सूर्य समाचार के संवाददाता ने।
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम यात्रा की बात करें तो फ़िलहाल यात्रा जो है वो गुरुग्राम से निकल चुकी है, लेकिन इस बॉर्डर तक अभी नहीं पहुंची है और पुलिस की मौजूदगी में जो ये यात्रा है ये यहाँ से चलाई जाएगी। तो वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोगों की संख्या भी निश्चित की गई है, या फिर जो लोग इस यात्रा में शामिल होने के लिए आएंगे उन तमाम लोगों के जो है नाम एड्रेस लिखे गए हैं। और जैसे जो है नाके को क्रॉस किया जा रहा है तो तमाम लोगों के फ़ोन नंबर, एड्रेस और पते भी जो है वो कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं। गाड़ियों की संख्या एक निश्चित की गई है और ख़ास तौर पर अगर हम गाड़ियों की बात करें तो उन पे भगवा जो रंग के झंडे हैं वो लगवाए गए हैं, ताकि आराम से पहचाना जा सके कि ये जो वाहन है ये इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी यात्रा चलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की सुरक्षा जो है वो यहाँ बढ़ाई गई है और लगातार चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम से लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। गुरुग्राम और नूह के बॉर्डर पर भी पुलिस के इंतजाम पुख्ता दिखाई दिए। नूह में जाने वाले हर एक वाहन का नंबर नोट किया गया। बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम को बता रहे हैं सूर्या समाचार के संवाददाता। नूह में आज ब्रिज मंडल यात्रा की शुरुआत हुई है और फिलहाल हम गुरुग्राम नूह बॉर्डर पर हैं और यहाँ तमाम वो लोग जो कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ जब पहुँच रहे हैं तो उनका बकायदा नाम नंबर लिखा जा रहा है, एड्रेस लिखा जा रहा है। और लगातार नूह पुलिस ने लोगों से भी यही अपील की थी जो इस यात्रा में शामिल होगा वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अपना नाम और नंबर, एड्रेस का जो है लिखवाए। और सुरक्षा के जिस तरह से इंतजाम है वो चाक चौबंद है और लगातार भारी फोर्सेस की जो है तैनाती की गई है और यहाँ जो है कमांडो की भी तैनाती की गई है। तमाम जो लोग आज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं उनके जैसे ही वो नूह में एंटर कर रहे हैं तो उनके लगातार मोबाइल नंबर के साथ साथ एड्रेस लिखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नूह में जिस ओर से भी वाहनों की एंट्री हो रही थी वहीं पर हरियाणा पुलिस की पैनी नजर थी। चप्पे चप्पे पर तैनात हरियाणा पुलिस ने इस यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का लक्ष्य रखा था और हरियाणा पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर के चलते ये संभव भी हो सका। पलवल की ओर से आने वाले रास्तों पर पुलिस के क्या इंतजाम रहे, देखिए दीपक गौतम की ग्राउंड रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन ने तमाम इंतजामात किए हैं। इंतजाम इस बात के कि ये यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे, इंतजाम इस बात के कि किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने में ना आए। इस समय मैं रिवासन पर खड़ा हूं। आप ये देखिए कि मेरे पीछे आपको बूथ नजर आएंगे, पुलिसकर्मी आपको नजर आएंगे और यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान जो है ये पुलिसकर्मियों की तरफ से चलाया जा रहा है। लगातार एक एक गाड़ी जो यहाँ से निकल रही है उस गाड़ी को रुकवाया जा रहा है। रुकवा कर तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अवांछित व्यक्ति हो, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है कि अपने साथ डंडा या ऐसी कोई चीज लेकर जा रहा हो जो कि किसी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो सकती हो। तो तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। नूह में यात्रा को लेकर पुलिस ने कौन कौन सी तैयारियां की थी, कितने रास्तों को डाइवर्ट किया गया था, इस पर सूर्य समाचार ने नूह के डीसी से खास बातचीत की। नूह में जलाभिषेक यात्रा चल रही है। इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसी नूह धीरेन्द्र जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, जलाभिषेक यात्रा चल रही है, किस तरह के इंतजाम किए गए और क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो पुख्ता है और यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग और यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पिछला इंसिडेंट हुआ वैसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा। यहाँ पर इस बार दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए यात्रा के लिए बैठे हुए हैं और उन्होंने लगभग 20 जगह के आसपास उन्होंने पंडाल भी लगाए हैं जहाँ यात्रा का विभिन्न समुदायों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। मैं अभी नल्हड़ मंदिर से भी आ रहा हूँ और वहाँ पर भी काफ़ी भक्तों की भीड़ है और यहाँ पर भी सुरक्षा का जायज़ा लेना है। हमारी तरफ से RAF, IRB और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है सुरक्षा की व्यवस्था के लिए। ब्रिज मंडल की ओर से हर साल ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार इस शोभा यात्रा में मिसाल देखने को मिली। नूह पहुंचे श्रद्धालुओं का मुस्लिम समुदाय की ओर से फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और यात्रा को सफल बनाया गया। नूह से दीपक गौतम, नीरज अंबावता और अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हिंसा को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। 31 जुलाई 2023 में नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर से शुरू हुई यात्रा पर पथराव के बाद दरअसल हिंसा हुई थी। नूह के आसपास लगते जिले गुरुग्राम और पलवल में भी हिंसा की आग फैली थी। हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। 2023 में हुई हिंसा की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। नूह जिले के नल्हड़ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कई सालों से नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर से इस यात्रा को निकाला जाता रहा है।
इस बार फिर से इस यात्रा को सफल रूप से पूरा किया गया है, लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 में इस यात्रा के दौरान नूह में हिंसा हुई थी। दरअसल नलेश्वर मंदिर यात्रा की शुरुआत होने के कुछ देर पर यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, लोगों पर पथराव किया गया था, पुलिस पर और लोगों पर फायरिंग तक की गई। पिछले सालों हुई हिंसा के बाद ये शोभा यात्रा काफी चर्चाओं में रही। आपको बता दें कि नूह में कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन इस यात्रा पर 2023 में हमला हुआ, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2023 में नूह की हिंसा में क्या क्या हुआ था। 31 जुलाई 2023 को निकाली गई थी ब्रजमंडल यात्रा। शोभा यात्रा के कुछ ही किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद नूह जिले में बवाल शुरू हुआ था। नूह के बाद हिंसा गुरुग्राम और आसपास के इलाकों तक फैल गई थी। पलवल में भी हिंसा के बाद आगजनी की घटना सामने आई थी। हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी थी। नूह जिले के साइबर थाने पर भी हमला किया गया था। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़, लूट और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया था। नूह पुलिस ने इस पूरे मामले में 60 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की थी। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में इस मामले में बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को जमानत मिल गई थी। इस हिंसा में फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम भी सामने आया था। मामन खान को नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामन खान को अदालत से जमानत दी गई थी। 2023 में हुई नूह में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद अब 1 साल बाद फिर से यात्रा निकाली गई। इस बार पुलिस ने चौकसी बरतते हुए यात्रा को सफल बनाया। इस बार इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल के बाद इस बार की यात्रा में भाईचारे का संदेश मिला, जिसने एक अलग मिसाल पेश की और यात्रा को नया जीवन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सावन का पहला सोमवार और ऐसे में नूह में शुरू हुई जलाभिषेक यात्रा। इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर तमाम तरह के संशय मन में मौजूद थे और इसकी एकमात्र वजह थी कि इससे पहले नूह में जो यात्रा हुई उसके दौरान हुई हिंसा, 7 लोगों की मौत हुई थी, 150 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गई थी और इसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आया। आज की यात्रा की हम बात करें तो इस यात्रा को लेकर पुलिस के तमाम इंतजामात बेहतर तरीके से देखने को मिले। जगह जगह पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो तैनात थे। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। ये यात्रा जो है आज इस बार की वो शुरू हुई नल्हड़ के नलेश्वर शिव मंदिर से, इसके बाद फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर और उसके बाद इस यात्रा का समापन पुन्हाना के सिंगार गांव में राधा कृष्ण मंदिर में हुआ। इंटरनेट चूंकि पहले से बंद कर दिया गया था, पुलिस प्रशासन के इंतजाम बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिले। पुलिस फोर्स की तैनाती बहुत ज्यादा थी, RAF लगाई गई थी, ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी। जगह जगह निकलने वाले जहां जहां से यात्रा निकल रही थी वहां तमाम जगहों पर रिकॉर्डिंग हो रही थी। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्या समाचार, नूह। राज की बात यह कि 2023 में हुई हिंसा में कांग्रेस के फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान को गिरफ्तार भी किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। यह निर्मला सीतारमण का अब तक का 7वां बजट होगा। इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट भी पेश किया था। इस बार बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर में आम बजट आम आदमी के लिए इस बार क्या लेकर आएगा और किन मायनों में खास रह सकता है। सोमवार से संसद में बजट सत्र की शुरुआत होगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 12 अगस्त 2024 तक चलेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 25 जून 2024 से 4 जुलाई के बीच चला था। मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आ रहे इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बजट कब है और वित्त मंत्री इसे किस समय संसद के पटल पर रखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट होगा। इससे पहले 1 फरवरी 2024 को उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था।
पिछले कुछ सालों से आम बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है। अब सरकार बनने के बाद लाया जा रहा है पूर्ण बजट। वहीं बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव। देश का मिडिल क्लास टैक्स स्लैब में लगाए बैठा है, बदलाव की उम्मीद है। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार इसे 5 लाख रुपए तक कर सकती है। बेसिक सैलरी में हो सकती है वृद्धि। अभी तक बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है। सरकार बेसिक सैलरी में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है। यह प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से भी रखा गया है। 10 साल के बाद पहली बार बेसिक सैलरी में हो सकता है बदलाव। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ सकती है बजट में लिमिट। अभी साल में किसानों को मिलते हैं 6,000 रुपए। बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। कृषि उपकरणों पर टैक्स में हो सकती है कटौती। मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आ रहे इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में जब बजट का पिटारा खुलेगा तो लोगों को क्या कुछ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एनडीए सरकार पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। मोदी सरकार के इस बजट को लेकर आम जनता काफी उत्साहित है, उम्मीद लगाए बैठी है। बजट से हर किसी को उम्मीद होती है, वो गृहिणी हो, बिजनेसमैन हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, आर्मी हो या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर किसी की निगाहें आम बजट पर जरूर रहती है। आप भी सुनिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर, क्या उनकी उम्मीदें और क्यों उनमें उत्साह। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने पर तीसरी टर्म का पहला बजट है। इस बार एक ये नई बात है कि अपोजिशन का नेता अब पार्लियामेंट में बैठ रहा है। अपोजिशन जो है बड़ी तगड़ी बन के जो है वो पार्लियामेंट में पहुंची है। इस वजह से, उस अपोजिशन की वजह से इस बार का बजट जो है वो सभी समुदायों को लुभावने वाला होगा। किसानों की बात भी इसमें आएगी, बेरोजगारों की बात भी आएगी, महंगाई की बात भी आएगी। मुझे लगता है इस बार का बजट जो है तीसरी टर्म वाला मोदी का अपना ये जो ऑपोजिशन है इसको सामने रखते हुए बनेगा और ये बजट जो है वो इस बार सभी लोगों के हित में होगा। देखो जी, पब्लिक को तो 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मैं कर रहा हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज की बात। तो मिडिल क्लास फैमिली वालों को तो चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ठीक है, अब इन 3 चीजों पे पिछली सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों से रोजगार का बहुत बुरा हाल है, चाहे आप हिमाचल सरकार को ले लो, चाहे आप सेंट्रल सरकार को ले लो। महंगाई चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क है, हर जगह जहां मर्जी देख लो। तो यही उम्मीद है कि सरकार इन 3 चीजों पे ध्यान दे। बाकी किसानों के मुद्दे हैं वो तो सरकार उस पर ध्यान देगी ही देगी, लेकिन 3 मुद्दों पे फोकस होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। चौथा मुद्दा जो आजकल बहुत ही ज्यादा हावी हो चुका है वो है बिजनेस। लोगों के बिजनेस पिट चुके हैं और सिर्फ ऑनलाइन की वजह से। तो सरकार ने जो पहले कांग्रेस के टाइम पे 49 और 51 एफडीआई थी, ये सरकार ने के पूरी 100% एफडीआई कर दी। उसे तो पूरा जो दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, वो पूरा बर्बाद हो चुका है। अब आप खुद ही देख रहे हो सड़कों पे लोग ही नहीं है, दुकानदार खाली बैठे हैं। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो एफडीआई पहले जैसे थी 49, 51 वही फिर से लागू कर दें ताकि दुकानदार भी अपना पेट पाल सके, अपना परिवार पाल सकें। हिमाचल के शासन राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और यहाँ की बेरोजगारी को देखते हुए यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो पार्क है वो बड़े बड़े बनने चाहिए ताकि बेरोजगार जो खत्म हो और बेरोजगार युवाओं को काम मिले। जोगिंदर पाल। जोगिंदर जी, सेंटर का बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद है? बजट पेश होने वाला अच्छी बात है, परंतु रोजगार भी मिलना चाहिए
बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और हमारा रेडी फड़ियों वाले बारे में सोचना चाहिए इनको सभी। राज की बात में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।